अर्जेंट का पर्पस क्या होता है प्राइमरी सर्वे का? टू असेस मॉनिटरिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन सेकेंडरी हार्म। एंड मॉनिटरिंग के अंदर हमारा कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग आता है, पल्स ऑक्सीमीट्री आता है, कैप्नोग्राफी आता है। कैप्नोग्राफी हेल्प इन वेंटिलेशन एंड एयरवे कंफर्मेशन. So there are some rapid diagnostic agents in the primary surveys like chest X-rays, pelvic X-ray, FAST and E-FAST, and also include DPL, diagnostic peritoneal lavage. And it also has certain catheter or tubes like a Foley's catheter, urinary catheter, which helps to monitor the urine output and also to look for hematuria. Gastric tube, NG or OG tube, helping gastric impression and detection of blood. So apart from that, there are certain therapeutic measures like spinal motion restriction, pelvic stabilization, splinting of long bone fractures, which is done in primary survey as adjunct. And also, so reassessment is also part of a primary survey, serial physical examination to detect deterioration and involving injuries. सो कॉमन कंफ्यूजन क्या होती है कि एडजस्ट को अप्लाई कब करना है, सेकेंडरी सर्वे में अप्लाई करना है, प्राइमरी सर्वे में अप्लाई करना है? तो की प्रिंसिपल क्या एडजस्ट का? एनी मॉनिटरिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट और इंटरवेंशन दैट हेल्प मैनेज एंड इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सर्वे. तो एडजेंट बेसिकली प्राइमरी सर्वे का ही पार्ट है. एग्जाम्पल, अगर हीमोडायनेमिकली फास्ट डीपीएल हम हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट विद सस्पेक्टेड एब्डोमिनल इंजरी में करेंगे तो प्राइमरी सर्वे का पार्ट होगा. एंड परफॉर्म टू रैपिडली आइडेंटिफाई द लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज. तो बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन, ये अर्जेंट बेसिकली आपको लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज के बारे में ही बता रहे हैं. सो दैट इज वाई इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी सर्वे. ठीक है, तो अर्जेंट्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ अ प्राइमरी सर्वे. लाइक फॉर एग्जांपल, फीमर फ्रैक्चर स्प्लिंटिंग जो एक थेरेपेटिक मैन्यूवर है, बट ये ब्लड लॉस और पेन को कम कर रहा है, तो इट बिकम्स अ प्राइमरी सर्वे. पेल्विक स्टेबलाइजेशन ब्लाइंड कंट्रोल हेमरेज इन सस्पेक्टेड pelvic fracture, both can be considered primary survey intervention even shock is present. Summary message in the urgent guides or delivered immediate life saving care, it belongs in the primary survey. ठीक है. सो पहला जो अर्जेंट प्राइमरी सर्वे का मॉनिटरिंग का है. सो monitoring assess physiological response and adequacy of the resuscitation at the key parameters are to monitor our pulse rate, blood pressure and pulse pressure, respiratory rate, pulse oximetry, capnography and the body temperature. इसकी मॉनिटरिंग हमें कंटिन्यूसली करनी चाहिए. टाइमिंग क्या होनी चाहिए? वी शुड स्टार्ट मॉनिटरिंग एज अर्ली एज पॉसिबल एंड वी शुड रिपीट एट irregular intervals. And trends are more important than single readings, help detect deterioration and guide ongoing resuscitation. एंड नाउ द सेकेंड अर्जेंट आफ्टर मॉनिटरिंग, हम थोड़ा मॉनिटरिंग के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज ईसीजी मॉनिटरिंग. सो ईसीजी मॉनिटरिंग एसेंशियल इन ऑल ट्रॉमा. तो ये कोई कोई ऑप्शनल नहीं है गाइस, आपको ध्यान रखना है. कोई भी ट्रॉमा पेशेंट आपके पास आएगा, जो कैसा भी ट्रॉमा हो, आपको ईसीजी मॉनिटर करना है. एंड डिस आर्थिमिया सजेस्ट ब्लंट कार्डिक इंजरीज. कोई जैसे ब्लड कार्डिक इंजरी आएगी तो उसमें ईसीजी में क्या क्या आ सकता है? यू कैन सी अनएक्सप्लेन्ड टैकीकार्डिया, यू कैन सी एट्रियल फिब्रिलेशन, you can see premature ventricular contractions, and you can also see ST segment changes. So pulseless electrical activity अगर आपको दिखती है ईसीजी में, तो that could be cardiac tamponade, that could be tension pneumothorax, that could be profound hypovolemia, bradycardia और conduction abnormality in trauma वो होगी, तो this means there could be hypoxia and hyperperfusion immediately. Severe hypothermia can cause significant dysarrhythmia. ECG changes often reflect life-threatening physiological derangement and may require urgent evaluation. So now the next component which is important is pulse oximetry. ठीक है, तो pulse oximetry को एज अर्जेंट हम पढ़ेंगे. So pulse oximetry is the key agent for continuous monitoring of oxygenation in trauma patient. Sensor placed in the finger, toes or earlobe or other suitable site provide continuous display of pulse rate and oxygen saturation. And it measure differential absorption of red and infrared light and distinguish oxyhemoglobin versus deoxyhemoglobin to estimate oxygen saturation. Limitation: does not measure PaO2 or PCO2 and can be unreliable in carbon monoxide exposure. ठीक है, तो ये इसकी नेगेटिव पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. दिस कैन बी आस्क इन योर वाइवा एंड आल्सो इन योर नीट एसेस कि ऑक्सीमेट्री का नेगेटिव पॉइंट क्या है कि पीएओ2 और पीसीओ2 मेजर नहीं कर रहा है, जो कि वेंटिलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है. कैन बी अनरिलायबल इन द कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर. तो ये बहुत स्पेसिफिक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर के अंदर पल्स ऑक्सीमेट्री बेकार है. We should obtain reading as early as possible, repeat measurement to assess trends and correlation. Compare SpO2 with ABG derived hemoglobin saturation.
डिस्क्रिप्टिव एरर इन वन ऑफ द मेजरमेंट। तो ये एक अच्छा तरीका है एबीजी की एक्यूरेसी चेक करने का कि आप एसपीओ2 को उससे कोरिलेट कर सकते हो। नाउ कम्स द नेक्स्ट एजेंट टू मेजर वेंटिलेशन रेट, कैप्नोग्राफी एंड एबीजी। So, how will you monitor the ventilation? You will assess using end-tidal CO2 levels. And how you can detect that? You can detect through the calorimetry, capnometry, and capnography. Capnography is best because it is non-invasive and continuous monitoring. और जो हमारी क्लिनिकल वैल्यू क्या है कैप्नोग्राफी के ईटीसीओ2 मॉनिटरिंग की? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म। It confirm the endotracheal intubation, tracheal versus esophageal बहुत इंपॉर्टेंट है। Does not confirm exact tube positioning within the airway. So ETCO2 बहुत ही एक्यूरेट मेजर है जो कि आपकी वेंटिलेशन के बारे में बताएगा, सर्कुलेशन के बारे में बताएगा, मेटाबॉलिज्म के बारे में बताएगा और पोजीशन के बारे में भी बताता है। But it does not confirm exact tube position. So ETCO2 monitoring does help to that उसकी वैल्यू के हिसाब से आप सेटिंग को चेंज कर सकते हो। सो इनडायरेक्टली यू कैन कंट्रोल द वेंटिलेशन एंड इनडायरेक्टली यू प्रिवेंट हाइपरवेंटिलेशन एंड हाइपरवेंटिलेशन बाय नोइंग द ईटीसीओ2 वैल्यू। ईटीसीओ2 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्नोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रॉमा पेशेंट के अंदर। सो फिजियोलॉजिकल प्रोग्नोस्टिक रोल क्या है ईटीसीओ2 का? एक अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक एंड लो कार्डिक आउटपुट एंड यूजफुल ड्यूरिंग सीपीआर टू प्रिडिक्ट रिटर्न ऑफ द स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक कैप्नोग्राफी के बाद एबीजी हम पढ़ेंगे। सो एबीजी इज अ मेथड बाय विच प्रोवाइड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन एंड एसिड बेस स्टेटस। क्वांटिटेटिव बताएगा, प्रॉपर आपको बताएगा। यूटिलिटी क्या है एबीजी की? कि वर्सेटाइल इन्वेस्टिगेशन रेडिली अवेलेबल इन ट्रॉमा बे। ऑक्सीजन असेसमेंट भी, पीओ2 भी मेजर करता है, सैचुरेशन मेजर करता है और पीसीओ2 को भी मेजर करता है, तो वेंटिलेशन को ओवरऑल मेजर करता है। एसिड बेस स्टेटस को बताता है, शॉक डिटेक्शन को भी बताता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड बेस डेफिसिट में इंडिकेट शॉक अर्ली। इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट प्रेशर प्रीसीड, इट कैन ऑल्सो प्रीसीड चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। बीपी फॉल करने से पहले ही आपको बता सकता है कि ऐसा होने वाला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, so it also helps in monitoring trends in pH and base excess, and lactate levels can also be measured and trended for tissue perfusion. And alternative to monitors in some setting, ABG may substitute for technological monitoring of oxygenation, ventilation or acid bed balances. सो अभी हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पढ़ा, एबीजी के बारे में पढ़ा, ईसीजी के बारे में पढ़ा, ईटीसीओ2 के बारे में पढ़ा, ठीक है, ऑक्सीमेट्री के बारे में पढ़ा। नाउ कुछ हम इंटरवेंशन का के बारे में पढ़ेंगे जो अर्जेंट्स होते हैं विच आर पार्ट ऑफ द प्राइमरी सर्वे। सो अदर इंटरवेंशन का पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम पोटेंशियल हार्म, टू ट्रीट और प्रिपेयर फॉर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अब इंट्रावीनस और इंट्राओसस एसएस है, ये भी एक प्रोसीजर है बट इट आल्सो एक्ट एज अ प्राइमरी एडजेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? शुड बी एस्टैब्लिश इन ऑल ट्रॉमा पेशेंट, अलाउ रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, ब्लड एंड मेडिकेशन इफ कंडीशन डिटेरियोरेट्स। IVSS जो होता है, शॉर्ट लार्ज कैनुलास आर फ्रीक्वेंट प्रेफर्ड फॉर ट्रॉमा सिचुएशन, आइडियल फॉर रैपिड फ्लूइड एंड ब्लड प्रोडक्ट डिलीवरी। इंट्राओशियस ऐसे सभी के लिए यूज किया जाता है जब IVSS डिफिकल्ट होता है, डिलेड होता है। कॉमन साइट्स आर ह्यूमरल और टिबियल बोन्स। ये एग्जाम अगेन एग्जाम पूछा जा सकता है। की प्रिंसिपल क्या है? ऑब्टेन एसेस अर्ली इवन इफ इमीडिएट रेसिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो पेशेंट स्टेबल भी लग रहा है तब भी आपको IVSS मेंटेन करके रखना है। ओके, नेक्स्ट इंटरवेंशन जो है वो स्पाइनल मोशन रिस्ट्रिक्शन है, अप्लाई टू एनी पेशेंट रिस्क ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। की मेजर क्या है? सर्वाइकल कॉलर और इक्विवेलेंट डिवाइस और लॉन्ग लॉन्ग लॉग रोल प्रिकॉशन ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ टर्निंग। So spinal motion decision in AV management, maintain cervical spine protection during intubation or in at-risk patient. Spine boards are not intended for prolonged use. Do not provide true immobilization. Prolonged use increase risk of pressure injuries. And now comes the next topic is pelvic stabilization. Indication क्या है इसकी? Hemodynamically unstable patient with suspected pelvic fracture. Timing क्या है? Performed during the primary survey. Method क्या है? Pelvic binder और tightly apply sheet around the pelvic girdle. ठीक है, तो जब भी पेशेंट हेमोडायनेमिक अनस्टेबल होगा आप हमेशा pelvic fracture सस्पेक्ट करोगे और उस टाइम आप स्टेबलाइज करोगे पेल्विस को। और टाइमिंग क्या होगी इसकी? प्राइमरी सर्वे के दौरान ही होगी। एंड हाउ यू कैन डू दैट? यू कैन अप्लाई अ पेल्विक बाइंडर और यू कैन ऑल्सो अप्लाई अ टाइट शीट अराउंड द पेल्विक girdle। ओके,
तो पेल्विक स्टेबलाइजेशन का पर्पस क्या है? रिड्यूस द पेल्विक वॉल्यूम, सो उसके हेमरेज को कम कर देगा, इंप्रूव हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी, तो उसे टाइट करेगा तो जो वॉल्यूम है उस पेल्विक से छोटी हो जाएगी, तो ब्लड लॉस कम हो जाएगा। तो एक्सट्रीमिटी स्प्लिंटिंग का टाइमिंग क्या है? टिपिकली पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सर्वे, एंड प्राइमरी सर्वे इंडिकेशन कब होती है? फीमर फ्रैक्चर विद सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस। एक्सट्रीमिटी स्प्लिंटिंग बेनिफिट क्या है उसका? रिड्यूसेस हेमरेज, डिक्रीज पेन, प्रिवेंट फर्दर सॉफ्ट टिश्यू एंड वैस्कुलर इंजरी। की प्रिंसिपल क्या है? परफॉर्म स्प्लिंटिंग अर्ली इवन व्हेन इट कंट्रीब्यूट्स टू द लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग। ओके, नाउ अभी हम एज अर्जेंट्स में कुछ एक्सरे इन्वेस्टिगे एक्सरे पढ़े के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डायग्नोस्टिक स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, विच शुड बी अ पार्ट ऑफ अर्जेंट एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी सर्वे। तो हमेशा याद रखना है अर्जेंट एज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सर्वे। सो अगर हम एक्सरेज की बात करें तो एक्सरे शुड बी यूज जुडिशियसली, टू नॉट डिले resuscitation और ट्रांसफर टू definitive केयर, परफॉर्म ओनली इफ कंट्रीब्यूट टू इमीडिएट मैनेजमेंट। ठीक है, एंड प्लेन एक्सरे जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, एपी चेस्ट एक्सरे एंड एपी पेल्विक एक्सरे, तो दो एक्सरे यूज किए जाते हैं। ठीक है, बट हमें याद रखना है कि एक्सरे की वजह से हमारा रिsuscitation और ट्रांसफर डेफिनेटिव के रुकना नहीं चाहिए, और बेड साइड आर बेटर। सो चेस्ट एक्सरे क्लिनिकल वैल्यू क्या है ट्रॉमा के अंदर? इट डिटेक्ट द लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी लाइक pneumothorax and hemothorax and major lung or medial injuries, confirm position of ET tube, chest drains, help locate retain missiles in penetrating trauma। पेल्विक एक्सरे का वैल्यू क्या है? डिटेक्ट द पेल्विक फ्रैक्चर, सजेस्ट पोटेंशियल मेजर हेमरेज, में इंडिकेट नीड फॉर अर्ली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या है? कैन बी परफॉर्म बेड साइड, पोर्टेबल इन द रेजिडेंशियल एरिया, शुड नॉट इंटरप्ट द ऑनगोइंग एक्सिटेशन। तो जैसे मैंने बताया बेड साइड बेटर है, और आपकी ऑनगोइंग एक्सिटेशन को डिले नहीं करना चाहिए इस वजह से। स्पेशल सिचुएशन, एसेंशियल एक्सरे शुड बी ऑब्टेन इवन इन द प्रेगनेंसी व्हेन क्लिनिकल इंडिकेटेड। ट्रॉमा के अंदर प्रेगनेंसी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इस एक्सरे के लिए। इफ नीडेड, इमेजिंग सपोर्ट एजिटेशन, बट मस्ट नेवर रिप्लेस और डिले द लाइफ सेविंग केयर। नाउ वी कैन डिस्कस फास्ट, ई फास्ट एंड डीपीएल। सो इन तीनों इन्वेस्टिगेशन का रोल है टू डिटेक्ट द इंटरपेट्रियल ब्लड इन सस्पेक्टेड abdominal trauma, यूज एज अर्जेंट इन द प्राइमरी सर्वे। फास्ट की फुल फॉर्म है फोकस असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, तो वाइडली यूज होती है, नॉन इन्वेजिव एंड रैपिड है। लिमिटेशन क्या है कि ओबी पेशेंट में इतना अच्छा अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, इंटरफेरेंस फ्रॉम द बाउल गैस, टेक्निकली चैलेंजिंग इन द प्रेगनेंसी। तो ये तीनों जो है नेगेटिव पॉइंट्स है। डीपीएल और डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज स्टिल यूज वेयर हाई वॉल्यूम ऑफ पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, लिमिटेड access to ultrasound, technique modification required in pregnancy, obesity and previous laparotomy patients। So हम कैसे फास्ट और डीपीएल को इंटीग्रेट करेंगे? अगर हेमोडायनामिक अनस्टेबल पेशेंट है तो फ्री इंट्रापेट्रल डीपीएल में फास्ट ब्लड दिखता है तो तुम्हें तुरंत इंटरवेंशन करना होगा। हीमोडायनामिक स्टेबल है, अब ब्लड उसके अंदर आता है तो अर्ली कंसिडरेशन करना है। लिमिटेशन, नेदर फास्ट और नॉट डीपीएल, रिलायबली असेस द रेट्रोपेरिटोनियम। तो रेट्रोपेरिटोनियम इज अ मेजर थिंग जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड नहीं पहुंचता है या डीपीएल नहीं पहुंचता है। तो अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, ई फास्ट क्या है? इज ए बेसिक एक्सटेंशन ऑफ फास्ट, इट डिटेक्ट्स द pneumothorax एंड hemothorax। की पॉइंट, ऑब्वियसली फास्ट और ई फास्ट में इंपॉर्टेंट क्या है कि डिपेंड करता है कि ऑपरेटिव जो कर रहा है वो कितना एक्सपीरियंस है गाइस। ओके, so core principle in detail for diagnostic studies rely on the clinical assessment and high center of suspicion, aim to avoid missing life-threatening injuries. Tension pneumothorax is a primarily a clinical diagnosis. Do not delay treatment while awaiting investigation। तो इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा हमें अपनी क्लिनिकल स्किल सेट पे रिलाई करना है, और कुछ लगता है तो हमें तुरंत इंटरवेंशन भी करनी है गाइस। ओके, so in a patient with shock with no external bleeding, clear chest exam and chest x-ray, no pelvic or femur fracture, तब हमें इंट्रा abdominal हेमरेज को ही समझना है। ठीक है, चाहे वो हमें दिख भी नहीं रहा हो तब भी हम उसे वही मान के चलेंगे। सो नाउ कम्स द अदर adjuncts in the primary survey which are urinary and the gastric catheter। So generally they are placed during or after the primary survey, but they are part of the primary survey guys, and provide diagnostic, monitoring and therapeutic benefits। एंड पर्पस क्या है? फोलिस कैथेटर का, यूरिन कैथेटर का यूरिन आउटपुट इज सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर वॉल्यूम स्टेटस एंड रीनल परफ्यूजन।
enable accurate hourly urinary output monitoring, urine sample sent for routine laboratory analysis। प्रेफर्ड मेथड क्या है? इंडुलिंग ब्लैडर कैथेटर, जो सिंपल जो हम डालते हैं फोलीज पर यूरेथ्रा, वो बेस्ट बेस्ट है। लेकिन जब यूरेथ्रल इंजरी है, तब ब्लड यूरेथ्रल मीएटस है, पेरिनियल स्कॉटल इक्मेओसिस है, तब आप यूरिथ्रा के तो कैथेटर नहीं डालोगे। ठीक है, डू नॉट इंसर्ट द ट्रांसयूजल कैथेटर देयर। परफॉर्म फर्स्ट रेट्रोग्रेड यूरोग्राम फर्स्ट टू एक्सक्लूड इंजरी। अगेन गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव इंडिकेशन आर मोर इंपॉर्टेंट इन नीट एसेस। तो जहां भी आपको लग रहा है कि ब्लड मीटस पे है या पेरिनियल स्कॉटल इक्मेओसिस है, जहां पे इंजरी लग रही है, वहां पे आप ट्रांसयूजल कैथेटर नहीं डालोगे, वहां पे आप रेट्रोग्रेड यूरोग्राम करोगे, उसके बाद आप करोगे। So technical difficulty may occur due to either stricture, prostatic enlargement, avoid repeated attempted or excessive manipulation, early concession is needed। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यूरोलॉजी कंसल्टेंट ले लो। गैस्ट्रिक कैथेटर का रोल क्या है ट्रॉमा के अंदर? कैसे डिस्टेंशन, रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, डिटेक्ट अपर जीआई ब्लीडिंग ड्यू टू ट्रॉमा, इंपॉर्टेंट अर्जेंट आफ्टर एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। Gastric decompression reduces but does not eliminate the aspiration risk. Thick or semi-solid content may not drain। ट्यूब इंसर्शन में itself प्रोवोक वॉमिटिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने एनजी डाल दिया तो आप पेशेंट में एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, तब भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि थिक और सेमी सॉलिड कंटेंट मे नॉट ड्रेन। ट्यूब इंसर्शन में itself ड्रेन वॉमिटिंग, जो कि एक्सप्रेशन कॉज कर सकता है। इफेक्टिवनेस ओनली इफेक्टिव व्हेन करेक्टली पोजीशन कनेक्टेड टू अप्रोप्रिएट सक्शन। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लड इन द गैस्ट्रिक एस्पिरेट, अगर वो दिख रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि हो सकता है कि पेशेंट को ओरोफेजियल में ट्रॉमा है, उसने ब्लड स्वेलो करा है, ट्रोमेटिक इंसर्शन हुई है या अपर जीआई इंजरी है। स्पेशल कंसिडरेशन, सस्पेक्टेड और कंफर्म क्रिविफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर। तो तब आपको, अगर आपको लग रहा है कि क्रिविफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर है, तब आपको नेजल एनजी नहीं डालना, ओजी डालना है, आप ओरोगैस्ट्रिक डालना है। अवॉइड नेजोफेजियल इंस्ट्रूमेशन ड्यू टू रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल प्लेसमेंट। हो सकता है कि वहाँ पे क्रेनियल डैमेज हो जाए।